हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम धनुका एग्रीटेक स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करते हैं, कंपनी काम क्या करती है ये समझते हैं। धनुका एग्रीटेक मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल्स लाइक हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन वेरियस फॉर्म्स, लिक्विड, डस्ट, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ये अ वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है लाइक हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन वेरियस फॉर्म्स, लिक्विड के फॉर्म में, डस्ट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में एंड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एग्रोकेमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइज, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि काफ़ी सारे सेगमेंट्स के अंदर ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह वगैरह। तो किस सेगमेंट से कैसी रेवेन्यू आती है ये भी समझते हैं। देखो, रेवेन्यू स्प्लिट एज ऑफ Q3 FY24 यहाँ पर बताई जा रही है। तो अभी के डेटा की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी परसेंटेज में ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी डेटा नहीं है, ये भी ध्यान में रखकर चलना। तो हर्बिसाइड्स के थ्रू जो इनकी रेवेन्यू आती है ये 35% के अप्रोक्स आती है। मेजर रेवेन्यू इनकी आती है हर्बिसाइड्स के माध्यम से ही। इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो इसके माध्यम से 32%, फंगिसाइड्स के माध्यम से 21% और अदर्स के माध्यम से 12%। तो मेजर रेवेन्यू हर्बिसाइड्स के माध्यम से ही इनकी आती है और उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। चलो, द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर सिचुएटेड एट सानंद गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ 3 लोकेशंस पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा एक और न्यू प्लांट कंपनी ने इस्टेब्लिश की है। देखो, द कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ न्यू प्लांट फॉर टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस एट दहेज, गुजरात। तो गुजरात में कंपनी ने एक और न्यू प्लांट सेटअप की है टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेस्टिसाइड्स की टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पर हम न्यू इनिशिएटिव्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। कंपनी ने एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एस्टेब्लिश्ड अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डिवीजन एंड प्लान्स टू सेटअप अ न्यू एक्सपोर्ट्स डिवीजन। एक न्यू एक्सपोर्ट डिवीजन सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है कंपनी। इट हैज इन्वेस्टेड Rs 10 करोड़ इन एन एग्रीटेक स्टार्टअप किसान कनेक्ट सेफ फूड प्राइवेट लिमिटेड। एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है किसान कनेक्ट सेफ फूड प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 करोड़ के अप्रॉक्स। चलो, बिजनेस की अगर हम ओवरऑल बात करें कंपनी की तो बढ़िया है, फ्यूचर में भी डिमांड रहने ही वाली है। यार, एग्रीकल्चर के बिना कोई भी देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक इसेंशियल चीज़ है। ठीक है, बिना पेट भरे कोई इंसान रह ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर के लिए ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार से केमिकल्स बनाती है लाइक हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और भी काफ़ी सारे केमिकल्स। तो फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्टर चलो ठीक है। एंड अब चलो फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। 7,241 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 28.4 की है, इंडस्ट्री पी 36.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो है 1.72 की। तो पीजी रेशियो थोड़ी सी यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बाकी पी रेशियो चलो ठीक है। आरओसी की बात करें तो आरओसी है 26.9% की, आरओई 20.5% की, बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 70.2%, चलो ठीक है। और प्लेज परसेंटेज 0 है, बहुत अच्छी बात। करेंट प्राइस 1589, 52 वीक हाई 1926 और लो है 765 की। एंड उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू 276 रुपये की, डेप्ट है
27 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.02 की। चलो डेप्ट इक्विटी ठीक है, डेप्ट कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश है कंपनी के पास ठीक ठाक 46.4 करोड़ की। तो कंपनी अगर चाहे तो अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। डेप्ट है 27 करोड़ की और फ्री कैश है कंपनी के पास 46.4 करोड़ की। चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.88%, फेस वैल्यू 2 रुपए की, ईपीएस है 56 रुपए की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो बढ़िया है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बढ़िया कंसिस्टेंसी है पिछले कुछ सालों में। देख सकते हो यहाँ पर 1478 करोड़, फिर 1759 करोड़ और फिर टीटीएम में 1883 करोड़। चलो बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर ओपीएम की अगर हम बात करें तो ओपीएम भी चलो ठीक ठाक है। यहाँ पर थोड़ी सी डिप हुई थी 18% से घटकर 16%, लेकिन फिर यहाँ पर 19% हो गई है और फिर से यहाँ पर 19% टीटीएम में भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। 209 करोड़, 234 करोड़, 239 और फिर 255 करोड़। चलो ठीक है। एंड ईपीएस के अंदर भी देख सकते हो उसी प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो कुछ खास यहाँ पर परसेंटेज में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट में है और डबल डिजिट में भी है तो कुछ खास परसेंटेज नहीं है। और उसी प्रकार से यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है डबल डिजिट में है लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। और सिंगल डिजिट में भी है यहाँ पर 5% की। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप सभी को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। जब भी हम कोई स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसी वजह से तो हम स्मॉल कैप्स के अंदर रिस्क लेते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हमें कब मिलेंगे? जब कंपनी भी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाए, तभी हम बढ़िया रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए मैं जब भी कोई स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि 20 to 25% की मुझे मिलनी चाहिए, तब जाकर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूं। और उस हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, लेकिन एक बात है कि माइनस में देखने को नहीं मिल रही है। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा है उसमें हमें थोड़ी कमी क्यों देखने को मिल रही है। इसके पीछे भी एक एक्सटर्नल रीजन है जो कि है डिमांड स्लोडाउन। हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि अभी लगभग सभी केमिकल कंपनीज की एकदम लगी पड़ी है डिमांड स्लोडाउन की वजह से। इंडियन कंपनीज के जो डिमांड्स हैं वो बाहर के देशों से कम हो गई है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडियन कंपनीज कर रही थी अपने केमिकल्स को, लेकिन अब यहाँ पर चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स की सप्लाई करने लगा है। और आपको तो पता ही है कि चाइना किस प्रकार की प्राइस रखता है अपने प्रोडक्ट्स में, तो इस वजह से उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है बाहर के देशों में। और इंडियन केमिकल्स की जो डिमांड है इसमें हमें कमी देखने को मिली है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी चीज़ें हो गई हैं, अब आगे ये जो कंपनी है इनका फ्यूचर बर्बाद हो गया, जी नहीं। उसके लिए ये जो कंपनीज हैं ये काम भी कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फिर कम मार्जिन भी अगर इनकी बनेगी तो थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस पर कम मार्जिन के साथ ये लोग फिर सेल करेंगे। मार्जिन अगर कम होगी लेकिन अगर सेलिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है तो ओवरऑल प्रॉफिट्स ठीक ठाक हो पाएंगे, ठीक है। सेल्स भी बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे उस हिसाब से। तो उस चीज़ के लिए ये जो केमिकल कंपनीज है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, कैपेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है ये केमिकल कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पर अभी लगभग सभी केमिकल कंपनीज के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है ही। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिल रही हैं। और केमिकल स्टॉक्स के प्राइसेज की बात करें तो अभी लगभग ज़्यादातर जो केमिकल स्टॉक्स हैं
वो काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं। इसी वजह से जब डिमांड्स वगैरह आनी चालू हो जाएगी तो फिर देखना ये जो स्टॉक्स हैं ये एकदम रॉकेट बन जाएंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। पास्ट 10 ईयर्स में 13% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 5 ईयर्स में 38% के सीएजीआर से, पास्ट 3 ईयर्स में 25% और पास्ट 1 ईयर में 89% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ में है और 20% प्लस है। चलो ठीक है, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो देखो कैश रिजर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी के कैश रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छी बात है। और फिलहाल कैश रिजर्व है कंपनी के पास 1247 करोड़ की। अगर हम कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है। फिलहाल बोरोइंग्स यानी कि कर्जे हैं कंपनी के अंदर 27 करोड़ के अप्रोक्स। तो बोरोइंग्स की तुलना में कैश रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है। अब यहाँ पर देखो टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी की बढ़ रही है कंसिस्टेंसी के साथ। फिलहाल टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास 1579 करोड़ के। ठीक है, चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अब डिस्कस करते हैं। तो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी टाइम से स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के तरफ से पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, थोड़े थोड़े करके देख सकते हो। 1.34%, फिर 1.49%, फिर जून क्वार्टर में 1.53%। उसके बाद यहाँ पर हम डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से भी लगातार खरीदारी हो रही है। देख सकते हो यहाँ पर 18.41%, फिर 18.9%, फिर 19.29%। तो बेचने वाला कौन है? बेचने वाला है यहाँ पर पब्लिक। चलो ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। 10.07% से घटकर 9.43% हुई, फिर 9% हुई। तो पब्लिक के द्वारा बिकवाली हो रही है और यहाँ पर खरीदारी हो रही है एफआईआईज एंड डीआईएच के द्वारा। डीआईएच की स्पेशली बात करें तो डीआईएच काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी लेकर बैठी हुई है। तो चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो गाइज, अभी हमने कंपनी के बिजनेस को समझा, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन को समझा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को समझा। कंपनी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर हमें काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। एंड यहाँ पर देखो अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिल जा रही है ड्यू टू डिमांड स्लोडाउन। अगर डिमांड्स आनी चालू हो जाती है तो फिर मे बी इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर हम बात करें तो चलो बढ़िया है। तो क्या अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये डिस्कस करते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या फिर सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखकर चलना। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब चलो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी है। तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह के ऊपर भरोसा है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो वो एक छोटी सी वेटेज के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं देंगे। परसेंटेज वाइज एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लगभग 1 से 2% की वेटेज देंगे। उससे ज़्यादा अगर देते हैं तो उसके हिसाब से रिस्क बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो
लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए इस प्रकार की कंपनियों के अंदर। ठीक है, अब देखो चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। चार्ट के अंदर कुछ टाइम से हमें क्या देखने को मिला है कि देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हायर हाई हायर लो, 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 इस प्रकार से बना बना करके अप साइड में प्राइस शिफ्ट हुई है। तो अभी देखो यहाँ पर हायर लो स्टॉक ने बनाई है, तो पास्ट की परफॉर्मेंस के अनुसार हम एक पल के लिए ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद हिस्ट्री को फिर से चार्ट रिपीट करे और स्टॉक के अंदर हायर हाई फिर से बने, फिर से तेजी आए, जैसा कि पास्ट में हमें देखने को मिला है। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके चार्ट को डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज वगैरह कैसे मिल रही है स्टॉक के अंदर। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ पर अगर हम करेंट प्राइस तक की बात करें जो कि 1588 के अप्रोक्स है, तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिल रही है, लगभग 16-17% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। स्मॉल कैप कंपनी है तो पर्सनली मेरी ये चॉइस होती है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर मुझे अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है किसी स्टॉक में, तो एटलीस्ट मुझे वहाँ पर 20-25% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए, तभी मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करूँगा। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, SIP की शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़िया डिस्काउंट इस लेवल पर मिल सकती है जो कि है 1525 की। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 1525 की, यहाँ पर लगभग 20-21% की डिस्काउंट मिल जाती है। अगर इस लेवल पर मिल जाती है तो चलो ठीक है, फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। फिर यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहूँगा कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अब देखो गाइज, हो सकता है कि किन्हीं को ये जो 16-17% की डिस्काउंट फिलहाल मिल रही है ये भी पसंद आ रही हो, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हो तो चलो ठीक है, फर्स्ट SIP छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हो। फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती हैं तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी ये एक सपोर्ट है 1586 की, इसी सपोर्ट पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 1525 की एंड उसके बाद है यहाँ पर 1400 के अप्रोक्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1740 के अप्रोक्स, उसके बाद यहाँ पर है 1870 का। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो धनुका एग्रीटेक स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।